लीगल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए विषय को लेकर हम पहुंच चुके हैं सज्जाद सर के चैम्बर में। जैसा आपको विदित है कि सज्जाद सर फौजदारी मामलों के बहुत जानकार हैं और पिछले 20 वर्षों से लगातार लखनऊ हाईकोर्ट के बेंच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक और जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि एक्यूज्ड या फिर अभियुक्त व्यक्ति के क्या अधिकार हो सकते हैं विचारण के दौरान, ट्रायल के दौरान एक्यूज्ड के पास क्या क्या राइट है। सर कृपया इस बात पर प्रकाश डालें कि किसी विचारण के दौरान क्या एक्यूज्ड को भी कोई अधिकार प्राप्त होते हैं, अगर वो अधिकार प्राप्त हैं तो किन किन धाराओं में वो सुसंगत हैं। देखिए, एक्यूज को जितना अधिकार कंप्लेनेंट को है जी, उतना ही अधिकार एक्यूज को है जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ प्रोवाइड है वो इक्वलिटी है जी, और जब समानता का अधिकार है जी, तो आप इसी से इस बात को समझा सकते हैं जी, कि जब हर एक दूसरे के समान जी। है या समानता एक दूसरे के बीच में है जी, तो जो राइट इन्फॉर्मेंट का होगा जी, वही राइट एक्यूज का भी होगा। जी, तो दोनों के बीच में इक्वल राइट है। जी, लेकिन लोगों के बीच में ये मिथ है जी, कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है जी सर, तो उसे खुद साक्ष्य देने का अधिकार नहीं है, उसे थाने में जाने का अधिकार नहीं है, उसे आईओ से बात करने का अधिकार नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक्यूज के आधार पे कोई भी विवेचना या इन्वेस्टिगेशन कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो सकती है। जी, ऐसी लोगों के बीच में माइंडसेट है, जी, जबकि इसके विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप सिंह वर्सेस धर्मपाल के जजमेंट में कहा, जी। दिलीप तो दूसरे एक पॉइंट और है, पहले धर्मपाल को डिस्कस करें। जी, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर नहीं है और इन्वेस्टिगेशन पार्शियल नहीं है और जुडिशियस नहीं है, पारदर्शी नहीं। तो पारदर्शी नहीं है। जी, तो जब पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन और विवेचना नहीं है जी, तो पारदर्शी ट्रायल कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही बात सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में ये पाया जी, कि ट्रायल कोर्ट ने सारे गवाहों को और सबको एग्जामिन कर दिया, जी, सिर्फ जजमेंट प्रोनाउंस होना बाकी था। जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्थगन आदेश पास करते हुए ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट किया कि आप आदेश नहीं पारित करेंगे जी, और उसको नए सिरे से सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। जी, तो इस तरीके से इवन दो क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ के खत्म होने के बाद भी और फैक्ट के विटनेस खत्म होने के बाद जी, 313 होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन फेयर की प्रेयर की जा सकती है, एक्यूज के बिहाफ पे भी और इन्फॉर्मेंट के बिहाफ पे भी। अगर इन्वेस्टिगेशन में लेचेज हैं जी, तो ये कर सकते हैं। जी, दूसरी चीज, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी ऑफ डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट पे जी, सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी में रिपोर्टेड है पेज 571 पे पैराग्राफ 68 में जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट है एक्यूज का फंडामेंटल राइट, वो एक्यूज रहते भी उसके पास वो राइट है जी, जब तक कि वो किसी कोर्ट से प्रोसिक्यूट ना हो जाए, कन्विक्ट ना हो जाए। जी, तो मतलब फेयर ट्रायल, जी, फेयर इन्वेस्टिगेशन जी, और पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन विवेचना तो मौलिक को उसमें पैरा 68 में कहा कि दैट इज आल्सो फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज जी, एज वेल एज इन्फॉर्मेंट। जी, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि ये पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन मौलिक अधिकार में आता है। जी, तो जो एक्यूज कंप्लेनेंट का है वही उसका है। जी, अच्छा, बहुत लोगों के बीच में एक मिथ और भी है जी, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को जी, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा मैंने तमाम जगहों पे कहते और करते लोगों को सुना है। जी, लेकिन 2008 में जी, सुप्रीम कोर्ट ने सकीरी वसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जी, हम जजमेंट को नोट कर दे रहे हैं, साइटेशन बता दें। 2008 जी,
वॉल्यूम 2 जी। सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 409, एक बार दोहरा दें सर। 2008 जी। वॉल्यूम 2 जी। SCC पेज 409। जी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन ये एक्यूज और उसका कंप्लेनेंट का राइट है, जी और अगर आईओ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अगर सही विवेचना नहीं कर रहा जी तो आप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 3 CRPC में आप मूव कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ, जी और मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड है फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और कराने के लिए। जी इवन यहाँ तक वर्ड उसमें है पैराग्राफ 16 से 25 तक कि वो मॉनिटर भी करेगा और स्टेटस रिपोर्ट भी मांगेगा। जी तो जो लोगों के बीच में मिथ है वो लॉ की अवेयरनेस न होने की वजह से, जी इसलिए आप किसी भी स्टेज पे जी अगर आपको ये लगता है, चाहे आप एक्यूज साइड से हैं, चाहे आप इंफॉर्मेंट साइड से हैं, चाहे आप विटनेस के साइड से हैं, जी अगर आपको ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जुडिशियस प्रॉपर और पारदर्शी नहीं है, जी तो आप किसी भी स्टेज पे आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं सकीरी वसू के गाइडलाइन के हिसाब से जी। सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी चीज ये है कि सपोज करते हैं कि जब तक आप ये समझ पाते कि विवेचना गड़बड़ हो रही है जी या किसी उसमें लुकना की कमी की जा रही है कि ट्रायल में चाहे एक्यूज को फायदा हो जाए चाहे इन्फॉर्मेंट को फायदा हो जाए, और अदालत में 173 में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट फाइल हो गई, जी उसके बावजूद भी अगर आपके पास एविडेंस है जी तो सीआरपीसी के सेक्शन 173(8) के सब क्लास 173 के सब क्लास 8 में आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जी आपके पास ये राइट तब तक है जी जब तक ट्रायल शुरू ना हो जाए। जी अभी मैंने एक केस में जी ट्रायल का 8 विटनेस एग्जामिन हो गया, ट्रिपल मर्डर का केस था बलरामपुर का, जी और उसमें जिसके खिलाफ मर्डर का इल्जाम है जी वो आदमी हैदराबाद में था, उसने अपना एटीएम यूज किया, जी उसने सीसीटीवी के बैंक के उसमें एटीएम में सीसीटीवी लगा था। जी ये सारी चीजों को कोर्ट ने इग्नोर किया। जी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है टोमोसो ब्रोनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर कलेक्ट नहीं किया गया जी तो दैट इज आल्सो हैम्परिंग एंड टेम्परिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, जी और उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में एक्विटल कर दिया। जी हमने उसको लगाते हुए ये कहा कि आईओ ने इस बात को कंसीडर नहीं किया है, इवन दो की ट्रायल खत्म होने के करीब में है। जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता, ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता ने जी एसपी को बड़े कड़े निर्देश के साथ में ये किया कि 3 महीने के अंदर जी इन्वेस्टिगेशन फ्रेश की जाए, जी शुरू से की जाए, शुरू से की जाए, डी नोवो की और मतलब ये फैक्ट वहां से वेरीफाई किया जाए जी। सीसीटीवी वगैरह के जी। फुटेज से। अब मामला क्या है, जी हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें मतलब अगर सीआरपीसी में वो प्रोविजन आपको बहुत क्लियर नहीं मिलता है, जी तो आपको अपने केस को डायमंड बनाने के लिए जी सुप्रीम कोर्ट के नजीरों पे और हाई कोर्ट के नजीरों पे जाना है, रिलाई करना, और रिलाई करने के साथ साथ जी। अपने माइंड को बहुत शार्प रखना है जी कि किस तरीके से हमें अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। जी क्लाइंट अगर सब कुछ जानता और सब वही बात आके अगर बताता जी तो हमारे और आपके लीगल प्रोफेशन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल सही बात। एक लेमैन आदमी आया मेरे पास, बोला कि साहब मैं ट्रिपल मर्डर में फंस गया और हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला है, 82 हो गई, 83 हो गई, और हमारे फरारी के दौरान जो है ये आदेश हो गए हैं। जी अब मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ सिवाय सरेंडर करने के। जी मैंने उसमें 482 फाइल किया, उसको चैलेंज किया, इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो गया। तो हमको ये देख, अच्छा अभी एक बहुत बहुत सुंदर जजमेंट है, जी विनोद कैपिटल का जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जी 17/2/2017 का जजमेंट है। जी उसका केस नंबर है
5298/2015 जी कैपिटल क्रिमिनल अपील है, जी जिसमें जस्टिस BK नारायण जी और जस्टिस शशिकांत गुप्ता जी ने जी पैराग्राफ 192 जी पेज नंबर 116 पे डिटेल गाइडलाइन दिया जी और उसमें 192 के सब पैरा 4 में ये कहा कि जो राइट इन्फॉर्मेंट को है, सिमिलर राइट जो है वो एक्यूज का भी है। जी तो अब अच्छा, इस जजमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इसको सर्कुलेट किया जाए तमाम जुडिशरी को, लेकिन जुडिशरी में भी जो ट्रायल कोर्ट में पेरेंट कोर्ट है, क्योंकि वहां पे मतलब लायर भी बहुत अवेयर नहीं होते हैं। हमने तमाम जिलों का दौरा किया, वहां पे लाइब्रेरी की कंडीशन और किताबों की कंडीशन और नेट की कंडीशंस, ई लाइब्रेरीज वगैरह की कंडीशन बहुत खराब होती है। डेली 4 से 8 लोग जजमेंट कहते हैं कि हमें PDF भेज दीजिए, जजमेंट हमें डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। तो इस जहत में और इस पहलू पे भी बहुत डिफिकल्टी है, जिसकी वजह से सुलभ न्याय लोगों को नहीं मिल पाता है। तो फेयर ट्रायल तभी हो सकता है जब फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, पार्शियल हो, पारदर्शी हो, प्रॉपर हो, जुडिशियस हो, तभी जाकर के इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो पाएगा। अच्छा, एक बात का लोगों के दिमाग में और कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या हम 156(3) के बिना हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत शानदार जजमेंट है ना। आज हम लोग इसी केस में बहस कर रहे थे और पिछली डेट पे भी बहस इसी बात पे हुई थी कि प्रोविजन पहले 154(1) CRPC का है और 154(1) कहता है कि प्रथम दृष्टया अगर अपराध संज्ञेय बनता है तो FIR दर्ज करना अनिवार्यता के दायरे में है, अनिवार्य है, बाउंड है। 154(2) में फ्री कॉपी देंगे और 154(3) में अगर भारसाधक अधिकारी ने उस पर FIR दर्ज नहीं किया, ना रिफ्यूज किया, ना एक्सेप्ट किया, तो 154 में बाय पोस्ट आप SP को एप्लीकेशन देंगे। अब 154 के तहत SP कितने दिनों तक उसको केप्ट कर सकता है, पेंडिंग कर सकता है, इवन दो कि आपके प्लेन रीडिंग से परमा फेसाई ऑफेंस बन रहा हो, आपकी तहरीर से प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा हो, तो उसको कितने दिन तक रोक सकता है। तो ललिता कुमारी को, जैसा कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 वॉल्यूम 2 पेज 1 के पैराग्राफ 120 का 1 में ये कहा कि FIR मैंडेटरी है और 107 में ये कहा कि कप्तान जो संबंधित जिले का है वो 7 दिन से ज्यादा उसको रोक नहीं सकता है। अगर 7 डेज से ज्यादा डिले कर रहे हैं तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके समक्ष मैंने पिछली डेट पे भी कहा, ये मैटर आर्टिकल 227 नंबर 2142/2022 आपके द्वारा श्रीमती अलीमुन निशा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस मोइन साहब हैं और 16/6/2022 का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने पैरा 19 बहुत स्पष्ट में करना चाह रहा था। पैरा 19 को उसमें कहा कि इन द अफोरसेड facts and circumstances the court find that the instant petition to be maintainable स्टेट की तरफ से ये कहा कि साहब आपके पास अल्टरनेट रेमेडी है, आप 156(3) में अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरा ये आर्गुमेंट है और कोर्ट का कंसिडरेशन भी है इस पॉइंट पे कि 154(3) का प्रोविजन पार्लियामेंट ने किस विजडम से बनाया था। सिर्फ उसको कीप साइलेंट एंड कीप द रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग वॉट एवर दे वॉन्ट दिस इन अ डेज। तो जो एप्लीकेशन 154(3) में जाती है तो उसके सुप्रीम कोर्ट के लिमिटेशन के बाद 7 दिन का लिमिटेशन देने के बाद भी आप उसको महीनों, 2 महीने, 4 महीने तक पेंडिंग किए होते हैं।
तो पहले हमारा ये मानना है जी। कि आर्टिकल 227 में जी। पिटीशन फाइल हो इस बात की जी। और हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाए जी। कि पहले 154(3) का प्रोविजन है, जी। पहले वो हमारी एप्लीकेशन को आइदर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, विदाउट एनी रिजेक्शन एंड विदाउट एनी एक्सेप्टेंस। हम 156(3) में किस चीज को चैलेंज करेंगे, क्यों अवेल करेंगे और हम क्यों जाए? जी। तो जब हमारा राइट है, जी। हमारा 154(3) में जी। वो राइट है, जी। हम अपने, और सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के पैराग्राफ 120 के सब पैरा 7 में ये कहा कि 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते। तो इस पे आप कंटेम्प्ट भी फाइल कर सकते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। और हमारा मानना ये है कि अगर आप रिट फाइल करते हैं तो ये बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि मजिस्ट्रेट 156(3) में या तो एफआईआर का आदेश दर्ज करने के लिए कहेगा, और या तो उसको कंप्लेंट रीड कर लेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट को आप अप्रोच करते हैं कि ललिता कुमारी के जजमेंट के अकॉर्डेंस मेरी एप्लीकेशन जो 154(3) सीआरपीसी की है उसको डिसाइड किया जाए, तो कप्तान इस बात का बाउंड हो जाएगा, इस बात के लिए कि वो ऑर्डर भी करे, आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट, एफआईआर का आदेश करे या तो वो निरस्त कर दे। दूसरी चीज, अगर एफआईआर का वो आदेश करता है तो उसको संबंधित भार साधक अधिकारी स्टेशन हाउस अफसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करनी पड़ेगी कि आपने इस पे क्या कार्रवाई किया। और 120 के एक बहुत इंटरेस्टेड बात है ललिता कुमारी में, आप बहुत जब डीप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। उसमें एक बहुत इंटरेस्टेड बात यह है कि पैराग्राफ 120 के 8 पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी एप्लीकेशन 154 में आएगी भार साधक अधिकारी के पास, उसको जनरल डायरी या केस डायरी में मेंशन करना इसकी अनिवार्यता है। यानी उनको ये मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया, सीआरपीसी में है नहीं है, ये डिस्कशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसमें इफ बट करने की उसमें कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वेरियस कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो सकती है, सिविल में, मतलब लोअर कोर्ट में, सेशन में, हाई कोर्ट में, वॉट एवर सो। अब उसकी अनिवार्यता हो गई। और दूसरी बात इस पॉइंट पे ये है कि उस जीडी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन पे आपने क्या आदेश किया है, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। पहले पुलिस क्या करती थी कि तमाम एप्लीकेशनें आती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी, लेकिन हाँ वो उसको कचरे के भाव में चली जाती थी। लेकिन अब एक ऐसी रजिस्टर बनाई गई है जिस रजिस्टर में हर एप्लीकेशन के आने का और जाने का और उस पे क्या कार्रवाई की गई है उस पे रिमार्क्स होना अनिवार्य है। और इसी बात को लेकर के हमको और आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा और कानून की अनुपालन कराने के लिए ग्राउंड लेवल पे लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी अवेयरनेस की कमी है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एक्यूज के राइट बहुत डिफरेंट स्टेज पे उसके राइट्स हैं। पहला राइट्स ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एफआईआर को क्वेश कर सकता है। 226 इनहेरेंट पावर में रिट ऑफ शरारी फाइल कर सकते हैं एफआईआर क्वेश करने के लिए। रिट ऑफ मेंडेमस फॉर अरेस्ट के लिए आप फाइल कर सकते हैं, अरेस्ट स्टे के लिए। और आप इससे बड़ी बात, अगर आप इसमें चूक गए, आप नहीं स्टे हो पाया, आपके पास 2 तरह का बेल है। आज भी हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट है, लोग कहते हैं सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कीजिए, जेल जाइए तब बेल कीजिए। देखिए 2 तरह का बेल है, एक प्री बेल, एक पोस्ट बेल, है ना। एक प्री बेल, एक पोस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल वो है कि हमारे गिरफ्तारी के पहले ही हमको बेल दे दी जाए, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। और पोस्ट बेल है कि हम अरेस्ट हो गए
हमने बेल फाइल किया 439 सीआरपीसी में, जिसे परमानेंट बेल कहते हैं। तो हम रिट ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, बाय द वे किसी कारणवश नहीं अवेल कर पाए, तो आप देखिए आपकी डिग्निटी, राइट, लाइफ, लिबर्टी और आपकी रेपुटेशन को बचाने के लिए कितने तरीके से आपके सामने रेमेडी है। रिट का ज्यूरिडिक्शन 226 का, FIR क्वेश्चन करने का, अगर मालाफाइडी और फ्रॉम द प्लेइंग रीडिंग ऑफ द FIR तहरीर कंटेंट्स ऑफ द FIR नो ऑफेंस इज मेड आउट इन द लाइट ऑफ द भजन ला, तो FIR क्वेश्चन हो जाएगी। दूसरे, अगर सब थोड़ा सा भी सबस्टांस है मालाफाइडी का, तो आपका अरेस्ट स्टे हो जाएगा। अगर यहाँ से आप चूक गए तो आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, अग्रिम जमानत। अगर इस पे भी चूक जाते हैं तो आपके पास रेमेडी है कि इन्वेस्टिगेशन अगर मालाफाइडी है तो आप धर्मपाल की जजमेंट के हिसाब से फेयर इन्वेस्टिगेशन की पिटीशन, री इन्वेस्टिगेशन की पिटीशन, डिनो इन्वेस्टिगेशन की पिटीशन और हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। क्योंकि जो मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन फाइल होती है, री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एक डिफरेंट है। क्योंकि री इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, डिनो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को आदेश करने का अख्तियार है। अब मजिस्ट्रेट के यहाँ जो एप्लीकेशन जाएगी उसमें सिर्फ उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का पावर, इसलिए आप रिट का ज्यूरिडिक्शन फिर अवेल कर सकते हैं जी। और अगर इसमें भी नाकाम हो गए और आपके जजमेंट मतलब जो सेक्शन पनिशेबल लेस देन 7 ईयर है, आप 41A के लिए आप फिर दोबारा रिट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि 41A में अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का कंप्लायंस किया जाए और हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए हमें अपनी बात कहने का, और जब तक हमारी अपॉर्चुनिटी क्लोज ना हो तब तक की गिरफ्तारी ना हो। ऐसे ही 313 में आपको डिफेंड करने का मौका दिया गया। जो 161 और 164 या मेडिकल के तमाम एविडेंस आपके सामने लीड किए जाएंगे आपके खिलाफ, उसमें आपको क्रॉस करने का अख्तियार दिया गया है। क्रॉस में आप उसमें जो भी लीड करके अपनी बात निकालना चाहें, गवाह को जिरा करके आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आप 313 का एक दिन हमसे जिक्र कर रहे थे कि 313 में एक्यूज जो है वो खुद विटनेस होता है, मौके का विटनेस होता है 313 का। 313 में आप जितनी भी गवाही आपके खिलाफ आई है उसको डिफेंड कर सकते हैं और डिफेंस विटनेस आप पेश कर सकते हैं किसी भी चीज का रिलायबल, जैसे घटना लखनऊ की दिखा रहे हैं और आप उस समय दिल्ली में किसी ATM में मौजूद थे, जैसा कि इससे पहले मैंने कहा, तो आप सेक्शन 91 CRPC में उस डॉक्यूमेंट को तलब करने के लिए कोर्ट को दरखास्त दे सकते हैं। मान लीजिए कोई रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री को इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने किसी व्यक्ति से नहीं लेकर के विवेचना में शामिल किया और जिस व्यक्ति के पास है वो आपका इनमी है, उससे आपकी इनमिटी है, वो आप ले नहीं सकते हैं। तो 191 CRPC में एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे केस के डिसाइड होने के लिए रिलेवेंट है, तो कोर्ट उस पे ऑर्डर करेगी और उनको बाउंड करेगी कि वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए। तो देखिए एक्यूज के बहुत पैरेलल राइट है जैसे कंप्लेनेंट इंफॉर्मेंट के हैं। ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि एक्यूज को सिरे से राइट नहीं है। हमें और आपको इस पे पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और आर्टिकल 21 का इतना ब्रॉड स्कोप है, लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, तो हमको उसको भी पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए। आप कभी पार्लियामेंट का डिबेट पढ़िए, संविधान सभा की मीटिंग्स को पढ़िए कि आर्टिकल 21 वगैरह पे क्या डिस्कशन हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमारे और आपके सामने आएंगी। तो आज हम समझते हैं कि एक्यूज की राइट पे बात किए हैं,
जितनी राइट एक्यूज को है उतनी राइट इन्फॉर्मेंट को, जितना इन्फॉर्मेंट को उतना एक्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। जिन भी जूनियर अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, अगर उन्हें इंटर्नशिप करने पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे चैम्बर पर संपर्क कर सकते हैं। सर का और हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई लीगल अवेयरनेस अगर आपको चाहिए, लीगल ओपिनियन आपको चाहिए, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर ईमेल आईडी पर हमारी ईमेल आईडी आपको दी जा चुकी है, उस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, समय अनुसार आपको जवाब दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।